केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको वो खबरें दिखाने का जो दावा है आपने इससे पहले कहीं नहीं देखी होंगी, यानी खबर के साथ पूरी पड़ताल। आज खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से आई खबर के साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मुस्लिम समुदाय को मिलने वाले 5% आरक्षण को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि अब से ना तो नौकरियों में और न ही शिक्षा में यह कोटा लागू रहेगा। आखिर क्या है इसके पीछे की कानूनी वजह और क्या होगा इसका महाराष्ट्र की सियासत पर असर, सब कुछ समझाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। जो भी कांग्रेस ने गलतियां की है उनको सुधारने का काम चल रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। फडणवीस जी, मुसलमानों की दुश्मनी में इतने आगे मत जाइए कि गरीब लोगों का हक छीन लें। भारत सुपर पावर बन सकेगा, ये सपना हमारा तभी पूरा होगा जब हम आरक्षण के किसी नासूर को देश से खत्म कर देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटते। करीब एक दशक से कानूनी पेचीदगियों में फंसे मुस्लिम आरक्षण को पूरी तरह से निरस्त कर फडणवीस ने अपनी कोर विचारधारा और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को एक नई धार दी। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने मंगलवार को एक सरकारी रेजोल्यूशन जारी किया। सरकार ने अपने 10 साल पुराने उस सरकारी आदेश को कैंसिल कर दिया जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सरकारी और सेमी गवर्नमेंट नौकरियों में 5% रिजर्वेशन देने की बात कही गई। महाराष्ट्र सरकार के फैसले को हिंदू संगठन ऐतिहासिक बता रहे हैं और सीएम फडणवीस की कार्यशैली की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने यह निर्णय रद्द कर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान को कदापि मंजूर नहीं है। जो पिछड़ गए हैं वो किसी भी समाज के, उनको आरक्षण देने की बात कर सकते हैं, पर मजहब के आधार पर किसी को भी आरक्षण देना वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हम इसको बोलते हैं। संविधान से चलने वाला ये देश है और यहाँ अल्पसंख्यक कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के पूजा को मानने वाले लोग, विचार दर्शन को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण देना गलत है। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति की है, इसलिए जो भी कांग्रेस ने गलतियां की है उनको सुधारने का काम चल रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। वहीं फडणवीस सरकार के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। तुष्टीकरण की सियासत करने वाले नेता और मौलाना महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और इस फैसले को संविधान विरोधी बता रहे हैं। जो बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है वो रोजाना सोचती है कि मैं कौन सा इशू लाऊं ताकि इससे पोलराइज हो जाए। बीजेपी ने आज कहा कि हमने उस कानून को खत्म कर दिया। कानून तो माने नहीं था। इस तरह की बात करने का मतलब क्या होता है? फजूल में एक शोषा छोड़ करके आप अपने वोटरों को खुश करना चाहते हो, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया नहीं था और आपने उसको उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था। आप दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। रिजर्वेशन आज तक मिला ही नहीं था और ये संघर्ष जारी है। संघर्ष जारी रहेगा कि माइनॉरिटी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों का वो रिजर्वेशन जो कोर्ट के आदेश पर दिया गया था उसको रद्द कर दिया। जब कोर्ट के कहे हुए आदेश को रद्द कर दिया, बात करते हैं मुसलमानों की कि मुसलमान कोर्ट को नहीं मानता, मुसलमान संविधान को नहीं मानता। यह संवैधानिक अधिकार है। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो आपने तो संविधान को भी ताक पे रख दिया और कोर्ट को भी ताक पे रख दिया। फडणवीस जी, मुसलमानों की दुश्मनी में इतने आगे मत जाइए कि गरीब लोगों का हक छीन लें। जहां कुछ मौलाना सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं तो वहीं कुछ मौलाना सरकार के इस फैसले के पक्ष में
उसका स्वागत भी कर रहे हैं और इस फैसले को देश हित के लिए अच्छा कदम बता रहे हैं। धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर आरक्षण देना और बेसलाहियत लोगों को आगे बढ़ाना ये देश के लिए खतरा है, देश के लिए नासूर है। काबिल लोग आगे जाएं, सलाहियतमंद लोग आगे जाएं, देश आगे बढ़ेगा और दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके साथ हम भी खड़े हो सकेंगे और भारत सुपर पावर बन सकेगा। ये सपना हमारा जब भी पूरा होगा जब हम आरक्षण जैसे नासूर को देश से खत्म कर देंगे। महाराष्ट्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से आदेश अमान्य रहा है, क्योंकि 2014 में कांग्रेस सरकार की तरफ से लाया गया अध्यादेश तय वक्त में विधानसभा से पास नहीं कराया जा सका, जिससे ये खुद ही अमान्य हो गया। जुलाई 2014 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने मुस्लिमों को शिक्षा और नौकरी में 5% का आरक्षण देने का ऐलान किया था। अक्टूबर 2014 में इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नौकरी में रिजर्वेशन पर रोक लगा दी थी और पढ़ाई पर छूट दी थी। दिसंबर 2014 में राज्य सरकार की तरफ से लाया गया यह अध्यादेश पास नहीं हो पाया था और खुद ही अमान्य हो गया। और फिर फरवरी 2026 में बीजेपी सरकार ने सरकारी आदेश जारी कर पुराने नियम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस फैसले को लेकर भले ही फडणवीस सरकार का विरोध हो रहा हो, लेकिन फडणवीस के इस कड़क फैसले ने महाराष्ट्र की सियासत की बिसात बदल दी। 2014 से जो फाइल धूल फांक रही थी, जिस पर कानूनी तलवार लटकी थी, उसे एक ही झटके में बंद कर फडणवीस ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार तुष्टीकरण की सियासत के दौर से बहुत आगे निकल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। महाराष्ट्र के बाद बात करेंगे अब यूपी के सियासत की। 27 के रण से पहले मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन की अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। मायावती ने ऐलान कर दिया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले मैदान में उतरेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने बड़ा ऐलान तो कर दिया, साथ ही बगैर नाम लिए अखिलेश यादव पर बड़ा तंज भी कस दिया। क्या कहा मायावती ने और इसके सियासी मायने क्या है, आपको विस्तार से समझाते हैं इस रिपोर्ट में। सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीएस समाज, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। सियासत अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ सियासी संयोग और प्रयोग दोनों मायने रखते हैं और यूपी इन सियासी प्रयोगों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला रहा है। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन उन चुनावों से पहले अखिलेश यादव को करारा झटका लग गया है। यूपी में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के गुणा भाग में लगे बबुआ का गणित बुआ ने बिगाड़ दिया है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने डंके की चोट पर कह दिया कि उनकी पार्टी 2027 में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। अखिलेश यादव चाहते थे कि वो 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में हाथी को अपने पाले में ले आए। इसलिए कुछ दिन पहले उन्होंने बसपा की तरफ ये कहकर दाना फेंका था कि बसपा और सपा के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है और एक समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम लोहिया मिलकर के काम करना चाहते थे। नेताजी ने भी मिलकर के माननीय काशीराम जी के साथ काम किया, लेकिन अब इधर कुछ मामला अलग हो गया है। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीएस समाज और जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। अखिलेश की कोशिश मायावती और कांग्रेस दोनों को साथ लेकर योगी के खिलाफ
एक मजबूत गठबंधन बनाने की है, जिससे कि पीडीए के वोट आपस में न बटे। गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर 2019 में मायावती ने सपा से गठबंधन किया था। अखिलेश की पहल पर मायावती इस असंभव गठबंधन के लिए तैयार हो गई थी। 2019 में 37 सीटों पर लड़ने वाली सपा को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली थी और बीएसपी 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। हालांकि नतीजों के बाद बीएसपी ने आरोप लगाया था कि बीएसपी के वोटर ने तो सपा के लिए वोट किया, लेकिन सपा के वोटरों के वोट ट्रांसफर नहीं हुए और इसी वजह से मायावती ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया था। मायावती ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इशारों में उसी वोट ट्रांसफर की बात करते हुए गठबंधन की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान ना दें और वे हाथी की मस्त चाल चलते रहें तथा सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। आखिर सियासी खटपट के बाद भी अखिलेश ने बसपा से चुनावी गठबंधन के संकेत क्यों दिए थे? इसके पीछे 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर मायावती का दिया एक बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई दल सवर्ण वोट ट्रांसफर कराने की गारंटी दे तो वो गठबंधन कर सकती है। अब सवर्ण वोट तो सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है। ऐसा लगता है कि मायावती ने इशारा बीजेपी को दिया था, लेकिन अखिलेश ने इसे गलत समझा या जानबूझकर गठबंधन का ऑफर दिया। अब मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके ये संदेश दे दिया कि वो सपा या कांग्रेस की बैसाखी के सहारे चुनावी मैदान में नहीं उतरने वाली। बीएसपी का ये एकला चलो राग उसके लिए कितना फायदेमंद होगा, ये तो 27 के नतीजे बताएंगे। लेकिन इस ऐलान ने अखिलेश की सियासी खिचड़ी का जायका जरूर बिगाड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात विपक्ष के उस महागठबंधन की जो हर चुनाव से पहले और हर चुनाव के बाद टूटने के कगार पर दिखाई देता है। इस बार विपक्ष की एकजुटता पर किसी और ने नहीं बल्कि इसी इंडी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे गुट ने संजय राउत ने तंज कसा है। संजय राउत ने सीधे सीधे ये कह दिया कि इंडी गठबंधन के नेताओं की ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स ही उनको डुबो रही है। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन पूरा माजरा क्या है और इसका आने वाले चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ सकता है, समझाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आता है तो इंडिया ब्लॉक का काम शुरू होता है। He's a senior leader. If he said something, of course, we'll hear this and see what's to be done. अब किसी ने ये बात रखी है कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी को देना चाहिए। कहा जाता है कि स्वार्थ वाले रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। ये कहावत इंडी गठबंधन पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि हर चुनाव से पहले एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीने मरने की कस्में खाने वाले इंडी ब्लॉक के नेता चुनाव के बाद तू कौन मैं कौन वाले मोड पे चले जाते हैं। ये बात अगर बीजेपी कहती तो संशय की गुंजाइश भी होती, लेकिन ये शिकायत संजय राउत ने की है। संजय राउत जिस शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, वो भी इसी इंडी ब्लॉक की पार्टी है। चुनाव से पहले यारी दोस्ती वाली तस्वीरों में उद्धव ठाकरे भी मौजूद दिखते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता संजय राउत ने इंडी नेताओं को ये नसीहत दी कि ये चुनाव से पहले वाली पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से तस्वीर नहीं बदल सकती। इंडिया ब्लॉक, ये हमारी भी भूमिका हमेशा रही। इंडिया ब्लॉक जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आता है तो इंडिया ब्लॉक का काम शुरू होता है। तब तक इंडिया ब्लॉक है कहाँ, क्या कर रहा है, उस बारे में कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं होता। संजय राउत का ये तीखा तंज सीधा कांग्रेस की अगुवाई को चुनौती दे रहा था। कांग्रेस जानती है कि राउत से जुबानी जंग उन्हें महंगी पड़ सकती है, इसलिए कांग्रेस ने इस लड़ाई से किनारा करना ही सही समझा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राउत को सीनियर लीडर कहते हुए उनकी बात पर
गौर करने का भरोसा दिया और इस मुद्दे को टालने की कोशिश की। He's a senior leader. If he said something, of course, all India alliance partners will hear this and see what's to be done. संजय राउत ने इंडी के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि उनके लहजे को देखकर लगा जैसे वो सीधे हमले से बच रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी के लिए उनके सॉफ्ट कॉर्नर ने उनकी मंशा जाहिर कर दी। अब किसी ने ये बात रखी है कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी को देना चाहिए, और कोई कहता है कि स्टालिन को देना चाहिए। ये उनकी निजी राय है। जरूर ममता बनर्जी आज देश में एक लोकप्रिय नेत्री है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से केंद्र सरकार के साथ संघर्ष शुरू किया है कि लीडरशिप के बारे में उनकी एक मजबूत नेता की तरह वो सामने आती है। यानी 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले फिर एक बार इंडी की दरार दिखने लगी। संजय राउत का ये कहना कि गठबंधन सिर्फ चुनाव से पहले एक्टिव होता है, इसके मायने काफी गहरे हैं। दूसरी तरफ राहुल के नेतृत्व पर फिर एक बार सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि संसद में राहुल का नरवणे की किताब वाला प्रोपेगेंडा औंधे मुंह गिर गया। इसके बाद राहुल को अब विपक्ष के नेता ही सीरियसली नहीं ले रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब महाराष्ट्र के बात करेंगे राजस्थान की, जहां सदन के अंदर बीजेपी विधायक का एक बयान इस वक्त खूब चर्चा में है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोली ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे राजस्थान में लिंग भेद वाली बहस एक बार फिर से छिड़ गई है। क्या कहा बीजेपी के विधायक ने, बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। साथ ही ये भी समझाएंगे कि उनके इस बयान के बाद किस तरीके से राजस्थान की सियासत में बवाल मचा हुआ है। तो वहाँ छोरी पैदा हुई मगर छोरा पैदा नहीं हुआ। किस प्रकार की इनकी सोच है वो आप समझ सकते हैं। ऐसे लोगों पे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान के बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोली ने शायद दंगल फिल्म का वो डायलॉग नहीं सुना, हमारी छोरियां छोरों से कम है के? क्योंकि अगर ये डायलॉग सुना होता या फिर भारत की बेटियों के शौर्य के बारे में उन्हें जरा भी अंदाजा होता तो उनके मुंह से ये कभी नहीं निकलता जो उन्होंने सदन में कहा। बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोली चले तो थे भजन लाल शर्मा की तारीफ करने, लेकिन इस तारीफ के लिए उन्होंने जो शब्द चुने उन शब्दों ने उनकी मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। हमारे माननीय भजन लाल शर्मा जी ने, हमारी सरकार ने पहले ही बजट में छोरा पैदा किया, दूसरे बजट में भी छोरा पैदा किया और तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया। जो जवानी में छोरा पैदा करता है वो हमेशा काम में आता है। और अशोक गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लास्ट के बजट में घोषणा की तो वहाँ छोरी पैदा हुई मगर छोरा पैदा नहीं हुआ। तो इसलिए आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। आप सुना, आप बीजेपी विधायक हैं ये, जनता ने इन्हें लाखों लाख वोट देकर चुना है और यकीनन उन वोटरों में महिलाएं भी शामिल होंगी। लेकिन विधायक जी की ये मानसिकता उन महिला वोटरों को भी सोचने पर मजबूर कर रही होगी। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद हंगामा मचना तो लाजमी था, जो मचा भी। राजस्थान के विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने बहादुर सिंह कोली के बहाने पूरी बीजेपी को घेर लिया। ये संविधान के अनुरूप नहीं है जो बातें कही गई है, और भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक इस प्रकार की बात सदन के अंदर बोले। जी, सदन के अंदर हम नियम कानून बनाते हैं और हम ये तय करते हैं कि लिंग भेद नहीं होगा, उसके खिलाफ कानून हम बनाते हैं, समानता की बात हम करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हुए हम चलते हैं। और उसको इस प्रकार से यहाँ पे कहा जाए, इस पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए इनकी पार्टी के लोगों को। और ये बीजेपी की मानसिकता दिखाता है कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता कैसी है, किस प्रकार की इनकी सोच है वो आप समझ सकते हैं। ऐसे लोगों पे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान में ये बयान बीजेपी के विधायक ने दिया। वही बीजेपी जो महिलाओं के सम्मान के लिए दंगल करती है, वो बीजेपी जिसने देश के राष्ट्रपति के पद पर एक महिला को बिठाकर बराबरी का संदेश दिया, वही बीजेपी जो तमाम राज्यों में महिलाओं को सम्मान निधि के तौर पर राशि का आवंटन करती है ताकि उनके मन में कभी भी कमतर होने का भाव पैदा ना हो।
लेकिन प्रधानमंत्री के उसी विजन पर पलीता लगा देते हैं ऐसे विधायक जो लड़कों और लड़कियों में भेद करते हैं, जो ये मानते हैं कि लड़कियां कमतर हैं। हैरत की बात तो ये है कि इस हंगामे के बावजूद एमएलए साहब ने माफी तक नहीं मांगी, जो ये दिखाता है कि ये जुबान का फिसलना नहीं बल्कि सोच का गिरना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस कर्मचारी की 1 महीने की सैलरी एक साधारण से मोबाइल फोन के बराबर हो, उसके पास करोड़ों की चल अचल संपत्ति आ जाए? जी हाँ, राजस्थान के एक मामूली कर्मचारी के यहाँ छापे पड़े, जिसके बाद हड़कंप मच गया क्योंकि उस कर्मचारी के घर से करोड़ों की संपत्ति मिली। आखिर 15,000 की सैलरी पाने वाले ने कैसे बना ली 15 करोड़ की संपत्ति? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। $75 लाख से अधिक कैश, 1 किलो से अधिक सोना, 2 किलो से अधिक चांदी ये अब तक बरामद हो चुका है। 15 साल की नौकरी में कमाए 17 लाख, संपत्ति निकली 15 करोड़ से ज्यादा। जूनियर असिस्टेंट के यहाँ एसीबी का छापा। राजस्थान के फलौदी में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने जब एक ग्राम पंचायत की जूनियर असिस्टेंट शुभकरण के ठिकानों पर छापा मारा तो अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। आरोपी के 15 साल की नौकरी में कुल वैध आय मात्र 17 लाख रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन जांच में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ, यानी अपनी कमाई से 1000 गुना ज्यादा संपत्ति। सर्च के दौरान अब तक करीब 2 किलो सोना, 3 किलो चांदी, 75 लाख रुपए का कैश, 5 आलीशान मकान, 17 हेक्टेयर खेती की जमीन, कई प्लॉट्स और अन्य संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसीबी अधिकारियों के अनुसार शुभकरण ने अधिकांश संपत्ति अपनी पत्नी सरिता और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर कर रखी थी। परिवार की पृष्ठभूमि साधारण थी। उसके 3 भाई गांव में छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन शुभकरण ने सरकारी सैलरी के बावजूद काली कमाई करके करोड़ों की संपत्ति बना ली। एसीबी ने इस मामले में शुभकरण और उसकी पत्नी दोनों को आरोपी बनाया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद उनके वारंट प्राप्त करके उनके जो 5 ठिकाने थे, 5 अलग अलग टीमों का गठन करके उनमें दबिश दी गई। इन दबिशों के अंदर जो अब तक की उसकी सामने आया है, उसमें 75 लाख से अधिक कैश, 1 किलो से अधिक सोना, 2 किलो से अधिक चांदी ये अब तक बरामद हो चुका है। इसके अलावा उनके बीकानेर शहर में 3 आलीशान मकान, 1 आलीशान मकान उनके गांव कुमरासर के अंदर और लगभग उनके 17 हेक्टेयर करीब कृषि भूमि उनके सामने अब तक की रेड के अंदर सामने आ चुकी है। कार्रवाई अभी विभिन्न टीमों द्वारा उनके विभिन्न स्थानों पर जारी है। जो पूरा एक बार कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद जो फाइनल आउटकम होगा उसको शेयर कर दिया जाएगा। एसीबी मुख्यालय जयपुर को एक गोपनीय शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया था कि शुभकरण परिहार आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। जांच में आय से अधिक संपत्ति के संकेत मिलने पर जयपुर मुख्यालय में केस दर्ज किया गया। इसके बाद एएसपी विनोद कुमार को जांच सौंपी गई। फिलहाल पूरे मामले में जांच जारी है, लेकिन इस करप्शन का सामने आना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये है कि क्या 15,000 की सैलरी वाले इस करोड़पति बाबू को सिस्टम का डर नहीं है, या फिर करप्शन की दीमक इतनी गहरी है कि कानून की नजर से बचने का इन्हें पूरा भरोसा था। एसीबी की ये कार्रवाई सिर्फ एक ट्रेलर है, लेकिन असली चुनौती उस पूरे सिस्टम को साफ करने की है जो ऐसी अवैध कमाई को खाद पानी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको इस बार गर्मी के मौसम में कैसे बूंद बूंद को तरसेगा पड़ोसी देश पाकिस्तान। अब बात करेंगे पाकिस्तान की। इस बार गर्मी का मौसम पाकिस्तान के लिए सूखे का एक बड़ा संकट लेकर आने वाली है। इस मौसम में पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से सिंधु जल समझौते को रद्द किए जाने से पहले से ही वो पानी की किल्लतें झेल रहा है, लेकिन अब भारत शाहपुर कंडी बैराज से पूरा होने के साथ रावी नदी से ज्यादा पानी के फ्लो को रोकने वाला है। इससे पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। किस तरीके से इस बार गर्मी का मौसम मुसीबतें लेकर आने वाला है पाकिस्तान के लिए, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पानी और खून भी
एक साथ नहीं बह सकता। भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले सिंधु जल समझौता रद्द और अब रावी नदी पर डैम। भारत की रणनीति साफ है, पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तड़पाना, उसे प्यासा मारना और भारत का रावी अटैक पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाला है। दरअसल पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित शाहपुर कंडी बैराज का काम लगभग पूरा हो चुका है और ये डैम पीएम मोदी के संकल्प की सिद्धि है। रावी नदी का जो 1150 क्यूसेक पानी अब तक पाकिस्तान की ओर बह जाता था, उसे अब पूरी तरह से रोक दिया जाएगा और इस गर्मी पाकिस्तान प्यासा मरेगा। रावी का पानी रुकते ही पाकिस्तान के निचले इलाकों में पानी की भारी कमी हो सकती है। लाहौर और मुल्तान जैसे बड़े शहरों की जलापूर्ति पर सीधा असर पड़ेगा। पाकिस्तान में खेती के लिए पानी की भारी किल्लत होगी। कई इलाकों में पीने के पानी की कमी हो सकती है। खेती पर असर पड़ने से खाद्यान्न संकट भी गहरा सकता है। पानी की कमी से बिजली संकट भी गहरा सकता है। अब तक सिंधु समझौते का रोना रो रहा पाकिस्तान भारत को लगातार गीदड़ भभकी देता रहा है। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। लेकिन रावी डैम को लेकर पाकिस्तान न तो गीदड़ भभकी देने की स्थिति में है, न ही किसी दूसरे देशों से मदद की गुहार लगाने के लिए उसके पास कोई कानूनी आधार। गौरतलब है कि शाहपुर कंडी डैम सिंधु जल संधि के दायरे से बाहर है, क्योंकि रावी उन 3 पूर्वी नदियों में शामिल है जिन पर भारत का पूर्ण अधिकार है। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई संधि के तहत भारत को सतलुज, ब्यास और रावी का पूरा जल उपयोग अधिकार दिया गया था, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब जैसी पश्चिमी नदियों का अधिकार मिला था। इसके बावजूद दशकों तक रावी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान पहुंचता रहा, जिससे उसे लाभ मिलता रहा। रावी का पानी अब पाकिस्तान के बदले जम्मू और पंजाब की जमीनों को सींचेगा। ये कदम भारत के क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 31 मार्च 2026 तक बांध को पूरा होने पर रावी का पानी पूरी तरह भारत में रहेगा। भारत अब अपनी नदियों को हथियार के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी समृद्धि के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रावी का पानी रुकना सिर्फ एक बांध का पूरा होना नहीं है, बल्कि ये भारत की बदलती कूटनीति का हिस्सा है। अब पाकिस्तान को तय करना है कि उसे अपने खेतों के लिए पानी चाहिए या सरहद पर तनाव। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते खबरों में आगे और अब आपको दिखाते हैं एक हैरान करने वाली खबर। ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप ब्लिंकिट, जहां खाने पीने के सामानों के साथ साथ हत्या का सामान भी बेचा जा रहा है। जी हां, दिल्ली में 2 अलग अलग हत्याओं का सीधा कनेक्शन सीधे ब्लिंकिट से जुड़ रहा है। कैसे, समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दस मिनट में चाकू आपके द्वार, ब्लिंकिट बेच रहा हथियार। दिल्ली में हत्या, फंस गया ब्लिंकिट। जी हां, दिल्ली में हत्या की 2 वारदातें और दोनों का एक ही कनेक्शन ब्लिंकिट। दिल्ली के ख्याला इलाके में हत्या की 2 अलग अलग मामले की जांच के दौरान आरोपियों का कबूलनामा ब्लिंकिट के लिए परेशानी का सबब बन गया। ब्लिंकिट अब कानूनी पचड़े में फंसता नजर आ रहा है। पुलिस ने ब्लिंकिट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही ब्लिंकिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी नोटिस जारी किया है। दरअसल 2 अलग अलग हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपियों की माने तो उन्होंने हत्या के लिए बटन से खुलने वाले चाकू का इस्तेमाल किया था, जिसकी शॉपिंग उन्होंने ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप ब्लिंकिट से की थी। जिसके बाद पुलिस ने ब्लिंकिट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसके अलावा छापेमारी के दौरान कई ब्लिंकिट स्टोर्स पर प्रतिबंधित चाकू बरामद किए। साथ ही कंपनी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बता दें कि किसी भी ग्रोसरी ऐप या प्लेटफॉर्म पर इस तरह का बटनदार चाकू बेचना कानूनन अपराध है। बावजूद इसके ब्लिंकिट पर बटन से खुलने वाले चाकू धड़ल्ले से बेचे जा रहे थे। छापेमारी के दौरान ब्लिंकिट स्टोर्स पर 55 से अधिक चाकू बरामद हुए हैं। इधर पुलिस की माने तो जल्द ही वो कंपनी को औपचारिक नोटिस जारी करेगी। हालांकि सवाल ये है कि क्या ग्रोसरी ऐप अपराधियों के लिए हथियार खरीदने का आसान जरिया बनता जा रहा है,
क्या ऑनलाइन ग्रोसरी बेचने वाली कंपनियां अपराधियों के लिए मददगार साबित हो रही हैं? क्योंकि ऐसे ऐप्स पर कुछ भी खरीदने के लिए ना तो आपको अपनी पहचान बताने की जरूरत है और ना खरीदारी के लिए कोई पाबंदी। इन ऐप पर जो कुछ भी उपलब्ध है आप वो आसानी से खरीद सकते हैं, फिर चाहे वो सब्जियां हो या फिर हत्या में इस्तेमाल होने वाला चाकू। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है। धार्मिक नगरी उज्जैन में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक हिंदू वेशभूषा में महाकाल मंदिर समेत अलग अलग मंदिरों में दर्शन कर रहा था। पहचान सामने आने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क उठे और पहले तो युवक की पिटाई की गई, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। खूब हंगामा भी हुआ। सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नाम क्या बताया था? किसके साथ आया? तिलक, भगवा और रुद्राक्ष, फिर खुली पहचान। हिंदू वेश में मुस्लिम युवक। महाकाल नगरी में पहचान पर बवाल। ये तस्वीरें हैं उज्जैन की, जहां धर्म, पहचान और शक के बीच विवाद खड़ा हो गया। किसके साथ आया? जफर नाम का युवक धोती कुर्ता पहने, माथे पर अष्टगंध चंदन का तिलक लगाए और गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए था। उसके पहनावे से वह एक श्रद्धालु जैसा दिख रहा था। इसी वेश में वह बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचा। हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं को इस बात की सूचना मिली कि गैर हिंदू युवक शहर के एक होटल में ठहरा है और हिंदू पहचान का इस्तेमाल कर रहा है। दिन भर तलाश के बाद शाम को युवक को पकड़ लिया गया। आरोप है कि उसने होटल में ठहरने के लिए अपनी पहचान पत्र के बजाय एक हिंदू युवती का पहचान पत्र इस्तेमाल किया। जब कार्यकर्ताओं ने उससे नाम पूछा तो उसने कथित तौर पर हिंदू नाम बताया। इसके बाद माहौल गर्म हो गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने युवक के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। बाद में उसे पकड़कर नाना खेड़ा थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। कल ये रूम लेने के लिए सुबह 10 साढ़े 10 बजे अलग अलग जगह भटक रहे थे। वहाँ से हमको जानकारी मिली कि एक मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की है, तो आईडी देने से कतरा रहे हैं, रूम की मांग कर रहे हैं। इनको पकड़ा, पूछा, नाम तो हिंदू नाम बता रहा था, पंडित की वेशभूषा में वो था, आपने वीडियो में देखा होगा। जब उसे शक्ति से पूछताछ की गई तो उसने उसका मुसलमान होना बताया कि मेरा नाम जफर है और मैं मुस्लिम धर्म का हूँ। नाम क्या बताया था? किसके साथ आया? पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। सूचना आई थी कि एक लड़का लड़की सस्पेक्टेड आईडी से रुके हुए हैं। इस संबंध में पुलिस ने जो है उसमें जांच की थी और जो जानकारी प्राप्त हुई है उसकी तस्दीक की जा रही है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक युवती को युवक के दूसरे धर्म का होने की जानकारी थी। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और कानून अपने हाथ में न लें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात अब दोस्ती के नाम पर बहकावे की। पहले बरेली और अब दिल्ली। शहर अलग अलग लेकिन कहानी एक। दोस्ती के नाम पर धोखा। दिल्ली के अमर कॉलोनी में 3 साल पुरानी दोस्ती ही साजिश करता निकली। हिंदू लड़की का भरोसा जीता गया, फिर मौका देकर उसे किडनैप कर लिया गया। यहां तक कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। जब पुलिस ने इसका खुलासा किया तो हर कोई चौंक गया। आपको भी दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्ती का जाल, भरोसे का कत्ल। कैद में हिंदू लड़की, जानलेवा धमकी। तो अपने घर जाकर हम लोग फंसे और कोई भी फंसा तो हम तेरे पापा मम्मी जो भी हो, अगर हम मेरे मम्मी पापा फंसे तो मैं तुम लोग को जान से मार दूंगी। फोन हुआ बंद, क्यों टूटा हर संबंध। दीदी तो फ्रेंड में ये कौन सी दुश्मनी है? हम खुद पेपर दे रहे हैं, अगले को नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के अमर कॉलोनी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि दोस्ती की आड़ में नाबालिग को 4 दिन तक घर में बंद रखा गया, धमकियां दी गई और परिवार को अंधेरे में रखा गया। सवाल, क्या भरोसे का रिश्ता अब सबसे बड़ा जोखिम बनता जा रहा है? राजधानी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर ऐसा खेल खेला गया जिसने दोस्ती के मायने ही बदल दिए। आरोप है कि एक हिंदू लड़की को उसकी मुस्लिम सहेली और उसके परिवार ने
बहला फुसलाकर घर बुलाया और 4 दिनों तक बंधक बनाए रखा। हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर अगवा किया। दोस्ती की आड़ में 4 दिन तक कैद का आरोप। माता पिता से बात तक नहीं करने दी। शिकायत के बाद पुलिस ने छुड़ाया। परिवार का आरोप है कि बच्ची को माता पिता से बात तक नहीं करने दी गई, यहाँ तक कि उसे परीक्षा देने से भी रोका गया। ये बोल रही थी मेरे मम्मी पापा से बात कराओ, तो वो बात नहीं कराने देती थी। उसके मन में क्या था, कुछ गलत भावना था, तब तो लड़की को 8वीं के पेपर नहीं देने दिया, रोक दिया। खुद पेपर दे रही है, क्या पता जो मेरी लड़की के साथ हुआ वो भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन उसने जो गलत किया उस पर कुछ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन वो तो आपकी बेटी की फ्रेंड थी, तो आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो? फ्रेंड थी तो फ्रेंड में ये कौन सी दुश्मनी है? हम खुद पेपर दे रहे हैं, अगले को नहीं दे रहे हैं। वहीं नाबालिग पीड़िता का कहना है कि वो अपनी दोस्त को 2-3 साल से जानती थी, लेकिन इसके बावजूद उसने जान से मारने की धमकी दी। बात करने नहीं दिया था, फोन भी नहीं दे रहे थे बात करने के लिए। आपने फोन मांगा था? हाँ, उनने मना कर दिया था, फोन नहीं दूंगी बात करने के लिए। तो 4 दिन आपको घर में बंद करके रखा, उन्होंने क्या किया? क्या आपसे नमाज पढ़वाते थे, क्या करवाते थे? नहीं, नमाज वगैरह कुछ नहीं पढ़वाया, बस रख रखा था। ने बोला था कि घर के अंदर रहने के लिए। उसके घर के अंदर रहने के लिए क्यों कहा? पता नहीं, उन लोग ने बोला था कहीं घूमने चल रहे हैं, घूमने की वजह से उन लोग ने घुमा तो दिया। फिर मैंने बोला मैं घर जा रही, तो उन लोग ने मुझे बोला उस रास्ते से घर चली जाइए, पर उन लोग ने दूसरे घर लेके चले गए थे मुझे, और फिर आने नहीं दिया। मामले की शिकायत मिलते ही दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की और पीड़िता को छुड़ाया। तो वो उसको बहका के ले जाती है कि बेटा मैं अपनी दोस्त के भी मेरे घर चलो, ऐसे करके वो जाती है। तो वो उनके घर जाती है, तो वही लड़की जो है वो अपने रिलेटिव के वहाँ उस बच्ची को ले जाती है, हिंदू लड़की को ले जाती है। फिर वो 3-4 दिन से वो उसके घर पे ही वो कैद थी। जो इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हिंदू लड़कियों को निशाना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से फंसाया जा रहा है। इस मामले में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। दोनों नाबालिग एक दूसरे को जानती थीं, फिर पीड़िता को उसकी माँ बाप से बात क्यों नहीं करने दी? बार बार घूमने ले जाने की बात कह रहे थे, तो हिंदू नाबालिग को कहां ले जाने का प्लान था? नाबालिग आरोपी ने पीड़िता को अपने रिश्तेदार के घर क्यों रखा? और अगर कुछ गलत करने की मंशा नहीं थी, तो जान से मरवाने की धमकी क्यों दी जा रही थी? इन तमाम आरोपों और सवालों के जवाब फिलहाल दिल्ली पुलिस तलाश रही है। अब आपको उत्तर प्रदेश की बरेली लिए जाते हैं। यहाँ भी ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है। 10वीं की नाबालिग छात्रा को उस नशे की दवा देकर पहले तो बेहोश किया और फिर घर ले जाकर अपने भाई से उसके साथ दुष्कर्म करवाया। सच क्या है ये जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन दोस्ती जो भरोसे का नाम है, वही अगर डर और धोखे में बदल जाए तो सवाल सिर्फ दिल्ली या बरेली का नहीं रहता, समाज के विश्वास का हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर भारत। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।